हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ क्लास 5th ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जाम पर्पस के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इन टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स होती है। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 में आती है। राइट टू फ्रीडम दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19 to 22। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आ जाता है 23 से 24 में। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कम्स अंडर आर्टिकल 25 to 28। देन दिस राइट कम्स अंडर आर्टिकल 29 and 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। इसी के अंदर अभी आपका जनवरी 2024 में एक केस आया था जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस था। उसे भी हम जब मैं अपनी रीसेंट केस लॉस की वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है पढ़ना इस साल। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि हमारी आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है। तो इस तरह से हमारी फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये देखें कि फंडामेंटल राइट्स को कहीं डिफाइन किया गया है या नहीं, कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं मिलती है। जो मेन इम्पॉर्टेंस है कि फंडामेंटल राइट्स को क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, उसकी दो इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जितनी भी हमारी राइट्स हैं, जितनी भी हमारी लिबर्टीज़ है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि स्टेट, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट को हमने बहुत सारी पावर दी गई है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जब हम सिटीजनशिप पढ़ रहे थे हमने देखा था कि स्टेट ये भी लॉ बना सकती है कि वो किसी इंसान की सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कर सकती है, या अलग लॉ बना सकती है कि कैसे कोई इंसान अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा, ठीक है। तो बहुत ही वाइड और बहुत ही बड़ा डिस्क्रिशन हमने पार्लियामेंट के पास प्रोवाइड किया है, स्टेट के पास प्रोवाइड किया है। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट हमारी फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच ना करे। तो उस एनक्रोचमेंट से बचाने के लिए हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई है। फंडामेंटल राइट्स को एक टर्म कहा जाता है, वो कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा जो जब इंग्लैंड में सबसे पहली बार कोई इंग्लिश पीपल की जो राइट्स को जब सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया गया था एक रिटन डॉक्यूमेंट में, तो वो मैग्ना कार्टा कहलाया था वहाँ पे इंग्लैंड में, ठीक है। और अमेरिका वो पहली कंट्री है जहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, अमेरिका में होता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। अमेरिका में होता है बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका वो पहली कंट्री है जहाँ पर इस बिल ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। और अमेरिका ही, जब हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने देखा था अमेरिका ही वो सोर्स है जहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है, बोरो किया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। आज हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 और 13 बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है पार्ट 3 का, जहाँ पे आर्टिकल 12 ये बात करता है कि स्टेट क्या है। क्योंकि हम जो फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं वो स्टेट के एनक्रोचमेंट में से बचने के लिए दे रहे हैं। तो आर्टिकल 12 बताएगा कि स्टेट क्या है, कौन सी ऐसी बॉडीज़ है जो स्टेट है जो आपकी फंडामेंटल राइट्स पर एनक्रोच नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 बेसिकली लॉ की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लॉ ही है जो आपकी राइट को छीन सकता है ना। स्टेट एक लॉ बनाएगी जिससे आपकी राइट को छीना जा सकता है, एनक्रोच हो सकती है आपकी राइट। तो 13 बता देता है कि लॉ क्या होता है। तो इन दोनों के दोनों आर्टिकल्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इस लेक्चर में हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 ये कहता है कि द स्टेट इंक्लूड, स्टेट क्या क्या इंक्लूड करेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कहता है स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल लेजिस्लेचर बॉडी जो है वो इसके अंदर हमारी आ गई। सेकंड वो ये कहती है कि नेक्स्ट व्हाट इट विल इंक्लूड इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अलग अलग स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है वो सब आ गई इसके अंदर। थर्ड हमको ये कहा जाता है, देखिए ये हो गया गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद हो गया गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। थर्ड आ जाता है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया, लोकल अथॉरिटी हो गई, ठीक है, या फिर हो गई हमारे पास अदर अथॉरिटी,
ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो गई, अदर अथॉरिटी हो गई। ये या तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो या फिर हो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर। ये दो यहाँ पे जो है कैटेगरीज बना दी गई, ठीक है। तो लोकल अथॉरिटी टेरिटरी ऑफ इंडिया में या फिर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है या फिर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये बेसिकली हमको ये बता दिया गया कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन सी अथॉरिटीज़ जो हैं वो आएंगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इजी पॉइंट है ना। हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा जो पार्लियामेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके सेकंड पॉइंट भी ठीक है कि हर स्टेट की जो अपनी गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो इसके अंदर आ जाएगी। जो मेन पॉइंट है लोकल अथॉरिटी के लिए भी हमको समझ में आ रहा है। लोकल अथॉरिटी का मतलब हो जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ हो जाती है, ग्राम पंचायत हो जाते हैं आपके, ये सब जो लोकल बॉडीज़ आपकी बनी हुई है वो आ गया इसके अंदर, ठीक है। मेन जो यहाँ पे डिबेट का इशू बनता है और जुडिशरी अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं जुडिशरी ने इस टॉपिक पे, वो है अदर अथॉरिटीज़। कि अदर अथॉरिटीज़ तो यहाँ पे लिख दिया गया, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ में आएगा कौन कौन, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए 2 केस पढ़ते हैं। 2 केस से आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। बेसिकली जो सबसे पहला केस है हमारा वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम, ठीक है। सबसे पहला केस है हमारा सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ये केस है 1975 का। ऐसा नहीं है कि 1975 में ही सबसे पहली बार इस इशू को उठाया गया था, बहुत पहले से ये इशू चल रहा है, लेकिन हम यहाँ से समझेंगे इस इशू को। तो इस केस में कहा गया था कि अदर अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसके जो फंक्शंस है, जैसे ये कोई अथॉरिटी है, ये कुछ फंक्शंस करती है, ठीक है। ये जो फंक्शंस है ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के हों, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं ये या तो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हो या फिर जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उनसे क्लोजली रिलेटेड हो। ऐसे फंक्शंस अगर कोई बॉडी कर रही है जो कि या तो पब्लिक इम्पोर्टेंस के फंक्शंस हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस में क्या आ जाता है आपका, हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो या तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रही है या फिर ऐसे फंक्शन कर रही है जो सरकार करती है और उससे काफ़ी क्लोजली रिलेट कर रही है। तो ऐसी बॉडी को हम एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कहेंगे और ये आ जाएगी हमारी अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में। तो एक तो ये केस हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 1975 के पास 1979 का केस आया जिसने काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की। आगे जब जुडिशरी ने इन केसेस को डील किया तो काफ़ी हद तक एक गाइडलाइन इस केस ने हमको प्रोवाइड की जिसका नाम है आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में जस्टिस पी.एन. भगवती ने क्या किया, जस्टिस पी.एन. भगवती ने 5 टेस्ट निकाल दिए। ये 5 टेस्ट जो निकाले उसमें सबसे पहला टेस्ट था कि जो बॉडी है जिस अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास जो उसके फिनेंसेस है उनका जो सोर्स है वो स्टेट हो, प्राइमरी सोर्स। यानी कि जो एक बॉडी है वो जिस फिनेंसेस पे वो बॉडी चल रही है, रन कर रही है, वो फिनेंसेस प्राइमरली उसको स्टेट की तरफ से ही आ रहे हैं, मैक्सिमम फिनेंसेस स्टेट ही दे रहा है। दूसरी चीज़ हो गई कि स्टेट का उसके ऊपर बहुत ही परसुएसिव कंट्रोल है, ठीक है, काफ़ी कंट्रोल है स्टेट का उसके ऊपर। जो स्टेट डिसीजन देगी वही वो अथॉरिटी को मानना पड़ेगा। काफ़ी परसुएसिव कंट्रोल है अगर उस बॉडी के ऊपर, तो भी वो बॉडी अदर अथॉरिटीज़ में आ जाएगी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में। उसके बाद अगेन जो सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में कहा गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उस बॉडी के द्वारा वो काफ़ी गवर्नमेंटल इन नेचर है। यानी कि जब सरकार पे इंटरेस्ट किया जाता है, जो फंक्शन सरकार परफॉर्म करे वैसे ही फंक्शंस जो है वो बॉडी परफॉर्म कर रही है। जो 4th पॉइंट वो आ जाता है कि वेदर फंक्शंस ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द कॉर्पोरेशन। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट की कुछ ड्यूटीज़ है। ऐसी एक बॉडी बना दी गई जो डिपार्टमेंट की हमने ड्यूटीज़ गवर्नमेंट को दी है, वो ड्यूटीज़ अब ये बॉडी परफॉर्म करेगी, तो वो भी अथॉरिटीज़ में आ गई। उसके बाद ये आ गया वेदर द कॉर्पोरेशन इंजॉयज अ मोनोपोली स्टेटस दैट इज ईदर कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। कि जो कॉर्पोरेशन है वो अपने आप में एक मोनोपोली है, ठीक है, और कोई बॉडीज उसके साथ नहीं चल पा रही है, वो अपने आप में एक इकलौती खड़ी मोनोपोली है मार्केट में। और ये जो मोनोपोली का स्टेटस है या तो स्टेट ने उसे कन्फर किया है, यानी कि स्टेट ने उसे दिया है कि अब आप मोनोपोली है, या फिर स्टेट उस मोनोपोली स्टेटस को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे सब केसेस में ये जो अदर अथॉरिटीज़ है जिस पे इतनी डिबेट होती हैं ये सब आ जाएंगी आर्टिकल 12 की एम्बिट के अंदर। अच्छा चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना हमको ज़रूरी है आर्टिकल 12 में, कि जो जुडिशरी है
वो क्या एम्बिट ऑफ स्टेट में आएगी कि नहीं। अब देखिए जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, तो जुडिशरी आर्टिकल 12 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखिए इस पे भी काफ़ी सारी डिबेट्स हुई हैं इस पे, ठीक है। इसके लिए हम 3 केसेस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है 1967 का। 1967 का केस है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा कि देखिए आर्टिकल 32 है ना। आर्टिकल 32 हमें दिया गया है कि हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हमारी फंडामेंटल राइट्स को कोई डेरोगेट कर रहा है स्टेट, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं रेमेडी के लिए। तो इस केस में कह दिया गया कि अगर आप कोर्ट को भी स्टेट के एम्बिट में ले आएंगे तो आप फिर ये रिट्स कैसे इम्पोज करेंगे, आप रिट्स कैसे अपनी इशू करवा पाएंगे कोर्ट से जाके, है ना। आपके पास कोई रेमेडियल अथॉरिटी ही नहीं बचेगी जिसके पास आप जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी भी अगर स्टेट है तो फिर एक तरह से हो जाएगा ना कि वो स्टेट की तरफ से ही तो डिसीजन देगी जुडिशरी भी, क्योंकि उसे भी हम स्टेट कह देंगे। तो आपको स्टेट से प्रोटेक्ट किया गया है, उस प्रोटेक्शन को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया। सेकेंड केस आया हमारा जो कि था 1988 का केस, जिसका नाम है AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक, ठीक है। इस केस में कहा कि जो कोर्ट है वो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकाल सकती जो कि किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है। तो इस केस में तो ये कह दिया गया कि कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकाल सकती जो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी सिटीजन की वायलेट करे। लेकिन इसके बाद अगर ये केस इसको ओवर रूल कर देता, ये वाला जो ऊपर वाला केस है नरेश वाला केस, इसको अगर ये RS नायक वाला केस ओवर रूल कर देता तो फिर यहीं पे बात हमारी सेट हो जाती कि भाई जुडिशरी जो है वो जो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं निकाल सकती जो वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस ने बस ये बात बोली ही बस, और इस केस को ओवर रूल नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास एक थर्ड केस आता है जो फाइनली हमको एक लाइट प्रोवाइड करता है कि इस जुडिशरी को हम क्या मानेंगे, ठीक है। थर्ड केस है जो आप नाम ज़रूर याद रखिएगा इस केस का, रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इस केस में 2015 का केस है, काफ़ी रीसेंट केस है। इस केस में ये कहा कि एकदम फाइनल डिसीजन ये आ गया इस केस में कि जब भी कोर्ट, 2 फंक्शंस कोर्ट काम करती है, एक तो जुडिशियल फंक्शन पे काम करती है कोर्ट, एक कोर्ट काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे। तो जब भी कोर्ट जुडिशियल साइड पे काम कर रही होगी या कोई भी जुडिशियल फंक्शन प्रोवाइड कर रही होगी तो उसे हम स्टेट नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी कोर्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही होगी तो उसे हम स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो मेन अगर आपसे कोई पूछे कि जुडिशरी कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट, सो द आंसर इज दैट जुडिशरी विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट इफ इट इज डूइंग अ जुडिशियल फंक्शन, बट it will come under the ambit of state if it is working under a administrative function or if it is performing an administrative function. So that is the answer to this question. Now I hope आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा. Now let's move forward to आर्टिकल 13 of the constitution. Okay. आर्टिकल 13 जो है वो भी एक काफ़ी डिबेटेबल आर्टिकल रहा है. काफ़ी सालों तक इस आर्टिकल के जो 4th प्रोविज़न है इस पे डिबेट चली है काफ़ी सालों तक, और काफ़ी वाद विवाद में ये आर्टिकल रहा है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लैंडमार्क केसेस अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके केसेस इसी में. तो काफ़ी ऐसे केसेस जिनके नाम आपने सुने होंगे कि हाँ शंकरी प्रसाद एक केस था, एक गोलकनाथ केस था, ऐसे काफ़ी मेन केसेस इस प्रोविज़न पे इस आर्टिकल पे आए हैं. ठीक है, तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, इसको समझते हैं इस आर्टिकल को. सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है जो कहता है all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution. क्या कह दिया? Before the commencement of the constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void. ठीक है, void यहाँ पे कहा है, ये याद रखिएगा. कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि void कहा है कि voidable कहा है कि void ab initio कहा है, तो यहाँ पे void कहा है, ये याद रखना है. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड को साथ में देखेंगे. सेकेंड कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स conferred by this part and any law made in contravention of this clause to that extent of contravention be void. ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं.
आर्टिकल 13 है ये। आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद स्टेट किस तरह का लॉ बना सकती है, किस तरह का नहीं बना सकती है, उसकी बात करता है हमारा आर्टिकल 13, ठीक है। प्री हो गया, पोस्ट हो गया। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को यहाँ पे कह दिया कि ये वॉइड कहलाएंगे, और यहाँ पे भी कह दिया कि ये भी वॉइड हो जाएंगे। क्या करेंगे, अगर ये पार्ट 3 के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन करेंगे तो ये वॉइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं ये वॉइड होंगे जब किसी पार्ट 3 को ये वायलेट करेंगे, किसी आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 को ये वायलेट करेंगे, लेकिन ये वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे। यानी कि शुरुआत से जब ये बने थे तब से ये वॉइड नहीं कहलाए जाएंगे। जितनी भी डिसीजंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उस एक्ट में लिया गया, जैसे कि आप पहले तो आपको एग्जांपल देती हूँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आप एग्जांपल देखो, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, 1872 का ये एक्ट है। आपका CPC हो गया, CPC आपका 1908 का है ना। जितने भी क्रिमिनल लॉज थे आपके वो भी पहले के बने हुए थे। IPC आपका 1860 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट आपका 1872 का था। अभी तो चलिए नए लॉज बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जितने भी लॉज थे जो आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, इनमें कोई भी डिसीजन जब ये बने थे तब लिया गया, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वॉइड एब इनिशियो नहीं थे। इनमें अगर ऐसा कोई भी चीज़ है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स आया था, ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो ऐसा है कि जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 13(2) में जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसमें सरकार ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकती। ये वाला जो लॉ होगा ये वॉइड एब इनिशियो होगा। ये बनते साथ ही जैसे कहते हैं ना स्टिल बॉर्न बेबी होगा, ऐसे कहते हैं स्टिल बॉर्न लॉ होगा ये, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ये जैसे ही बना है तब से ही वॉइड है, इसे स्टिल बॉर्न लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी हो गई आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद 13 क्लॉज 3 में कहा गया लॉ की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई कि लॉ मतलब क्या होता है। लॉ मतलब ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर होगा, बाय लॉ होगा, ये सब डेफिनेशंस दे दी गई कि लॉ का मतलब होता क्या है। ये आप इसे याद रख लेना, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, 4-5 चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे कि ऑर्डिनेंस बताओ लॉ है कि नहीं, है ना। तो आप ये देख लेना कि ये सारे जो टर्म्स दिए हैं ये आपको पता हो, और आपको ये भी पता हो कि कौन सा लॉ इनमें से किस टर्म के अंदर आता है, ठीक है। तो वो सब आप देख लेना ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को हम आगे अभी केसेस करेंगे, उसके साथ समझते चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल लैंग्वेज लिखी है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। लेकिन इसको ऐड करने के पीछे जो भूमिका रही है वो हम केसेस से समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने आर्टिकल 13 देख लिया। अब आर्टिकल 13 के अंदर हमारे पास आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। वो डॉक्ट्रिन्स करना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। सबसे पहली डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहती है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो कि एग्जिस्ट कर रहा था और वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो कि हमको कहाँ दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है, तो वो जो लॉ है वो डॉर्मेंट हो जाता है या फिर इनएफेक्टिव हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकन्सिस्टेंसी। इट डज नॉट बिकम वॉइड from the beginning, but it is eclipsed by the constitution. If the constitutional obstacle is removed through amendment or judicial interpretation, the law may regain its validity, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जो लॉ है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अगर लग गया किसी लॉ पे जो कि हमारा लॉ एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग गया, तो वो जो लॉ है वो डॉर्मेंट हो जाएगा, डेड नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, डेड नहीं होगा वो लॉ, डॉर्मेंट हो जाएगा। जैसे ही वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वो वहाँ से हटता है तो हमारा जो लॉ है वो अगेन अपनी वैलिडिटी को पालेगा और फिर अगेन उस लॉ पे जो है काम किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, एक्लिप्स का मतलब क्या होता है। ये आपका हो गया सन, है ना, ये हो गई आपकी अर्थ। एक्लिप्स कब लगता है, जब इन दोनों के बीच में आ जाता है मून। तो क्या होता है, कुछ पार्ट पे अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो गए आपके लॉस। सन क्या है, आपके लॉस हैं। ये आ गई आपकी फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, ये आ गई आपकी फंडामेंटल राइट्स, और ये आप मान लो सिटीजन्स हो, है ना। तो जब तक ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे नहीं थी, जब तक ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे नहीं थी, ये लॉज बराबर सिटीजन्स पे लग रहे थे। जैसे ही ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ आ गई, कमेंसमेंट हो गया, हमने फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे ही ये फंडामेंटल राइट्स ये लॉज के सामने आ गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अंधेरा डाल दिया, यानी कि ये जो लॉ है, ये लॉ सिटीजन्स के ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उनके बीच आ गई है कि भाई आपका जो लॉ है वो हमारे सिटीजन की फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, डेरोगेट कर रहा है, तो इसीलिए अब आपके लॉ को मैं हमारे सिटीजन्स पे लगने ही नहीं दूंगा। फंडामेंटल राइट्स बीच में आ गई, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। लेकिन आगे जाके अगर ऐसा हो कि फंडामेंटल राइट में कोई भी ऐसा बदलाव कर दिया जाए, जो हमारी पार्लियामेंट है कोई अमेंडमेंट लिया है फंडामेंटल राइट में, आगे जाके अगर ऐसा होगा तो ये फंडामेंटल राइट यहाँ से हट जाएगी, तो अगेन ये लॉज जो हैं वो सिटीजन पे लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये लॉ यहाँ पे ये डोरमेंट हो जाते हैं जब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग जाता है, डेड नहीं होते हैं ये लॉज। ठीक है, सिंपल सा मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। जो इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है वो है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसी केस में इस डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया गया था, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज कोर्ट्स टू अपहोल्ड वैलिड पार्ट्स ऑफ लॉ while invalidating unconstitutional parts. When a law contains provisions that violate constitutional principles or rights, courts can separate those parts and preserve the remainder of the law. This ensures that the valid aspects of legislation can still be applied without being tainted by unconstitutional elements. ठीक है, जब हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये देखो ये लाइन लिखी है, shall to the extent of such inconsistency, यानी कि ये आपका एक लॉ है, ठीक है, इतना पार्ट जो इस लॉ का है, इतना पार्ट ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, बट दिस पार्ट इज कंप्लीटली वैलिड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा लेगी, इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा और इस पार्ट को अभी भी वैलिड रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए ये जो पार्ट है, ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ये इतना ज़्यादा मिक्स्ड है इस पार्ट से भी, इतना ज़्यादा दोनों पार्ट्स इतने ज़्यादा आपस में मिक्स्ड हैं कि अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं बाई चांस, तो ये वाला जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, इट कैनॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, या फिर ये काफ़ी बहुत ही इनवैलिड हो जाएगा, ये पार्ट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं लगा सकते। ऐसे केस में पूरे के पूरे लॉ को ही हमको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का क्या मतलब होता है? वेवर का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, अपने अधिकारों को, जितने प्रिविलेजेस आपको, जो राइट्स आपको मिली, उसे वेव कर देना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर asserts that fundamental rights guaranteed under the constitution cannot be voluntarily surrendered or waived by the individuals. ये कहाँ पे होता है? ये अमेरिका में होता है। अमेरिका में डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में आप अपनी राइट्स को वेव नहीं कर सकते। इवन इफ समवन कंसेंट्स टू गिव up their rights, such waivers are not legally enforceable. This doctrine safeguards fundamental rights as inherent and inalienable, essential for protecting individuals from potential abuses or preserving constitutional freedoms. ठीक है, तो लॉ ऑफ द लैंड को बरकरार रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर हमको नहीं प्रोवाइड की जाती। अमेरिका में जैसे एक इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को वेव कर दे, छोड़ दे वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को, यहाँ पे वो अधिकार हमारे पास नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स, मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी अच्छी तरह हो सके वो डॉक्ट्रिन समझ में आ गई हो। ऑलराइट, इसके बाद आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू पे। जुडिशियल रिव्यू आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं पे भी एक्सप्रेसली नहीं प्रोवाइडेड है ये, लेकिन आर्टिकल 13 में हम कह सकते हैं कि इम्प्लिसिटली आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रेजेंट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का बेसिक मतलब होता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो भी लेजिस्लेचर एक्ट पास कर रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा सके। ये पावर है कोर्ट के पास। कोई भी एक्ट पार्लियामेंट ने निकाल दिया तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो चेक करेगा कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू के लिए ये केस याद रखिएगा, मैरबेजी वर्सेस मेडिसन का केस है, जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का केस है, जो कि हमारे जस्टिस लॉर्ड मार्शल आई गेस थे, जो जज थे जिन्होंने ये केस पे डिसीजन दिया था। तो ये केस
जॉन मार्शल थे शायद, एक बार नाम आप देख लेना, मार्शल तो थे। सो ये केस जो है इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू यहीं से बना है, इस केस से ही बना है। ऑलराइट, तो आगे आते हैं और समझते हैं 13(4) है ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है हमारे पास, ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो अब केस समझते हैं। सबसे पहला केस समझो। सबसे पहले केस में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। ठीक है, 1951 से 1973 तक ये टसल चली है। ठीक है, तो लगभग 20-25 साल आराम से ये टसल जो है वो चली है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो सरकार करती है, तो वो लॉ के अंदर आएगी कि नहीं, ये एक मेन बात थी यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आर्टिकल 368 में, वो इंक्लूड करती है पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 विच प्रोहिबिट्स लॉज इन्फ्रिंजिंग फंडामेंटल राइट्स वॉज हेल्ड टू अप्लाई ओनली टू ऑर्डिनरी लॉज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया, ठीक है, हमको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है डेफिनेशन लॉ की, है ना, ये लॉ की डेफिनेशन हमको दी गई है। तो हमको ये कहा गया शंकरी प्रसाद केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पार्लियामेंट जो करेगी, तो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 में पावर प्रोवाइड कर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। तो बस वहाँ पे उनको प्रोसीजर दे दिया, तो वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। वो नेसेसरीली नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती या पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकती। ये जो है हमारी जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया उस टाइम पे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के इक्वल नहीं है। जो आर्टिकल 13(3) में लॉ की डेफिनेशन दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 13 का जितना भी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है कि आर्टिकल 13.1 है, आर्टिकल 13.2 है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्डिनरी लॉज पे लगेंगी, वो उन पे नहीं लगेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार करेगी। यानी कि बेसिकली इसका मतलब इतना सा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सरकार आपकी फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकती है या फिर उनमें कुछ चेंजेस ला सकती है। उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है जिसके अंदर यही चीज़ को फॉलो अप दिया गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका टर्निंग पॉइंट आता है गोलकनाथ के केस में। गोलकनाथ केस आया 1967 में। 1967 में क्वेश्चन आ गया कि वेदर पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है? तो हमारे पिछले केसेस में तो कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में ही नहीं आता, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओवरटर्न कर दिया डिसीजन, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। कोई भी अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 वॉज डीम्ड अ लॉ अंडर आर्टिकल 13.2 एंड दस इट कुड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन फंडामेंटल राइट्स। यानी कि यहाँ पे क्या कह दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, वो लॉ है। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की डेफिनेशन है उसी के अंदर ये आता है, तो आर्टिकल 13 के सारे प्रोविजन उस लॉ पे भी लगेंगे। तो आप किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट को डेरोगेट नहीं कर सकते पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के, कोई भी अमेंडमेंट करके। उसके बाद पार्लियामेंट ने क्या किया? अब पार्लियामेंट ने निकाल दिया 24th अमेंडमेंट निकाल दिया 1971 में। ठीक है, ये क्यों निकाला? गोलकनाथ जो केस आया था उसको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट निकाल दिया। इसमें पार्लियामेंट ने रीस्टोर कर दी पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या किया? 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया। ये जो हमने 13 क्लॉज 4 देखा ना, ये ऐड कर दिया और कह दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये कह दिया। क्या कह दिया? अब इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है। जो आर्टिकल 13 के जितने प्रोविजंस है वो ऑर्डिनरी लॉ पे लगेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ऐसा कह दिया। और पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, तो उसमें भले ही फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 क्यों ना हो। इसके बाद फाइनली आता है हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें इन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, बिल्कुल, जो 13 क्लॉज 4 है उसे वैलिड बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है।
ठीक है, ये वैलिड बोल दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके पास भले हम ये पावर दे रहे हैं, आपके पास 368 में पावर है, आप जितना अमेंडमेंट करना है आप करो, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ध्यान रखना है, उससे आप अल्टर नहीं कर सकते। उससे आप अल्टर करोगे तो आपके जो लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, एक बैलेंस आ गया। जो अमेंडमेंट्स है वो भी हो सकती है अब, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा केस जो है वो समझ में आया होगा। देखिए, आज के लेक्चर में हमने करीब 10 to 12 केसेस देखे हैं। ठीक है, जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी वो सब की सब ऐसी ही होंगी, सारे के सारे हम केसेस, जो भी कंसेप्ट ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे उसी के साथ उसका इंपॉर्टेंट केस देख लेंगे, क्योंकि क्या केस किस कंसेप्ट के साथ मैच कर रहा है वहीं के वहीं देख लेंगे और वहीं के वहीं इसे डन करेंगे। लेकिन अब ये जितने भी केसेस हैं इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है आपके पैसेज में। आपके पैसेज में ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये रेशो पूछे, वो और भी कुछ पूछ सकते हैं इस केस का। तो इन डिटेल आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते इन केसेस को भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाती रहूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये लैंडमार्क जजमेंट्स की PDF निकाल दी है, रीसेंट जजमेंट्स की कंपाइलेशन की PDF निकाल दी है। इन सब को आप अगर चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको ये PDFs अवेलेबल करा दी जाएगी। विथ दैट वी एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विथ दैट टेक केयर, बाय बाय।